नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और शुरुआत हर रोज की तरह विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपको बताकर कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके स्ट्रैटेजी, मार्केट एक्सपर्ट से बात, कमोडिटीज पर चर्चा, ब्रोकरेजेस और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी पर जो पोल हम लेकर आए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आप देखिए। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर 16,266 के स्तरों पर एसजीएक्स निफ्टी में शुरुआत जो है हरे निशान के साथ होती हुई, लेकिन सपाट ट्रेंड ही यहां पर कहेंगे। इसके अलावा जापान के बाजारों में 100 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड दिख चुका है। हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं फिलहाल 26,336 के स्तर पर कामकाज है, तो डाउ फ्यूचर्स जो है करीब 60 अंकों की बढ़त दिखाते हुए। अमेरिकी बाजार में बीती रात मिला जुला कारोबार रहा। डाउ में 325 अंकों की गिरावट और दिन के निचले स्तरों पर क्लोजिंग दिखी। नैस्डैक में हल्की बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड देखने को मिला। चलिए, अमेरिकी बाजार में पर्टिकुलरली डाउ में गिरावट के पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ हो रहा है यूएस में, और साथ ही विदेशी बाजार के ओवरऑल संकेत आज कैसे नजर आ रहे हैं, दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और हालांकि अमेरिकी बाजारों में हमने जरूर देखा है कि कल गिरावट हुई, पर उसका एशिया के बाजारों पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आते हुए दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी लगातार तेजी में है, एकदम सपाट कारोबार यहां पर हो रहा है। जापान में पॉजिटिव एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है और हांगकांग और चाइना भी अभी खुलने वाले हैं, वहां पर भी उतना इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है। पर हाँ, कल अमेरिकी बाजारों में अनुमान से ज्यादा गिरावट हुई। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स हमें करीब 40-50 अंक नीचे दिख रहे थे, तो उसके हिसाब से देखें तो ऑफकोर्स 325 अंकों की बड़ी गिरावट है और दिन के निचले स्तर पर डाउ बंद हुआ। S&P 500 भी आधा % नीचे था, हालांकि नैस्डैक ने थोड़ा सहारा दिया, हल्की सी खरीदारी हुई। स्मॉल कैप्स में ज्यादा बिकवाली थी। रसल 2000 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ और हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड इंट्राडे में 1.13% तक गिरी, उसके बाद अभी संभलकर 1.2% के आसपास आपको दिखेगी। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर से जो जॉब्स का डेटा आया है वो अनुमान से कमजोर था। वहां पर हमने देखा कि करीब 3,30,000 जॉब्स जोड़ी गई। बाजार का अनुमान 6,50,000 का था, तो लगभग आधा आया है अनुमान से। इसकी वजह से थोड़ी हमने चिंता जरूर देखी है। हालांकि जो मोर इंपॉर्टेंट डेटा होगा इसका वो होगा जुलाई के महीने का कुल जॉब्स डेटा, जो कि अब कल आने वाला है, तो वहां पर सबकी नजर है। पर हाँ, ये जो प्राइवेट पेरोल डेटा आया है ये थोड़ा निराशाजनक था, तो एक इसका असर पड़ा दबाव बाजार पर। दूसरा दबाव आया है कमजोर नतीजों से। काफी सारे बड़ी कंपनीज के नतीजे आए और कमजोरी के ही तरफ थे। सबसे बड़ी कंपनी उसमें थी जीएम, जनरल मोटर्स, जो कि एक बहुत बड़ा इंडेक्स हैवीवेट है यूएस का। यहां पर कमजोर नतीजों से हमने देखा कि स्टॉक 9% टूटा, तो इससे दबाव आया। और हमने देखा कि एनर्जी स्टॉक्स पर भारी बिकवाली होती हुई दिखी है और इसकी वजह है कच्चे तेल में जो एक्शन कल देखा गया। लगातार तीसरे दिन कच्चे तेल में गिरावट हुई और कल शाम हमने देखा करीब 3% फिसल कर ब्रेंट $70 के करीब आते हुए दिखा। WTI ऑलरेडी $68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक तो अमेरिकी जो भंडार है वहां पर अनुमान से ज्यादा बढ़त आती हुई दिखी है, तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था जिसकी वजह से तेल पर दबाव बढ़ा। और पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, चाइना ने नई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, क्या मांग पर असर पड़ सकता है, उसकी चिंता से भी हमने कच्चे तेल पर दबाव आते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोने में आपको हल्की सी बिकवाली दिखी है, डॉलर में खरीदारी रही। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में हमने वीक एक्शन देखा, पर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक संकेत दे रहे हैं आज सुबह। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए। तो अमेरिकी बाजार में भले ही हमने गिरावट देखी, लेकिन अच्छे ठीक ठाक संकेत एशियाई बाजार की तरफ से आते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। दिन के दौरान किन लेवल्स पर एशियाई बाजार ट्रेड करते हैं ये देखना अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल के कारोबारी सत्र में एफआईएस डीआईएस ने क्या किया है जान लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है, वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली है। कैश मार्केट में 2,829 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है, तो वायदा बाजार में 4,030 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से हुई। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 411 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं, कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, और वायदा बाजार में एफआईएस ने करीब 4,030 करोड़ की बिकवाली की है। ये तमाम संकेतों को आपने जाना, लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन आज भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी, किन लेवल्स को आपको इंपॉर्टेंट समझना है और आज के लिए पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, चलिए जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार मिला जुला ट्रेड कर रहे हैं। एफआईएस
वायदा बाजार में बिकवाली के आंकड़े दिखा रहे हैं तो कैश मार्केट में खरीदारी है। वहीं भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन कितना वॉलेटाइल हो सकता है ये सर सेशन, और आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, रेंज बाउंड सेशन ही रहना चाहिए। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा इसकी संभावना कम है। खाली एक एक्सपायरी का दिन है, इसलिए थोड़ा सा आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ट्रेड आपको दोनों तरफ का मिले। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वायदा कारोबार के डेटा दिख रहे हैं मानसी, वो एकदम बैलेंस्ड है दोनों तरफ, तेजी और मंदी की तरफ। तो अगर थोड़ा हम नीचे खुले सपोर्ट आ जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ खुलकर बढ़ते हैं तो वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग और वापस आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। मेरा ये समझना है 16,125, 16,175 ये आज के लिए पहले मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ये रेंज आराम से टूटने वाली है नहीं। ऊपरी स्थानों पर 16,300, 16,375 ये वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार हल्की फुल्की रुकावट देख सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो निफ्टी पर पिछले 2 दिनों में जो बड़ा मूव आया उसके बाद हो सकता है थोड़ा मूव छोटा रहे, लेकिन आज दिग्गज शेयरों पर और दोनों ही इंडेक्स पर फोकस रहेगा। आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी हो जाने के बाद कल से फिर हम कैश मार्केट के स्टॉक्स में फिर सेक्शन बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगले हफ्ते तो पक्के तौर पर दिखेगा ही। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल 36,000 के आसपास क्लोजिंग दिए, एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है बैंक निफ्टी ने। लंबे समय के बाद 36,000 के ऊपर बंद हुआ है। 36,100 के ऊपर का क्लोज ज्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी ठीक है। जो क्लोज आया उसके मुताबिक अब आपके लिए रेंज है ना, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है बैंक निफ्टी की। 35,600, 35,800 ये अब आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 36,350, 36,400 हल्की फुल्की एक रुकावट कार्य वाले बैंक निफ्टी पे, वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है और उसके बाद देखेंगे अगर बहुत हो गया तो 36,750 तक का एक रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर शांत शुरुआत के बाद इंतजार करें इस और बाजार बढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा एक कॉल लेंगे। लेकिन अगर सुस्त खुलते हैं, कमजोर खुलते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, सपोर्ट रेंज में आते हैं तो फिर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर आज के लिए स्ट्रैटेजी और किस तरह से बाजार में प्ले आउट करनी है आपको हमने समझाया है। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 16,125 से 16,175 ये होगी निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट की रेंज। वहीं 16,300 से 16,375 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। वहीं 35,600 से 35,800 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें और 36,350 से 36,400 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी जिस पर आपको नजर रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। पॉलिसी में क्या होगा अहम और जानकारों का क्रेडिट पॉलिसी को लेकर क्या मानना है बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। इस बार की जो आरबीआई पॉलिसी है वो हालांकि नॉन इवेंट रहने का ज़्यादा चांसेस है, लेकिन जितने भी जानकार हैं वो 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन के दर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से बदलाव होते हुए दिख रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा जो गवर्नर साहब की जो कमेंट्री आती हुई दिखेगी इस पर नज़र रहेगी। और इसी के साथ जो एक्सेस लिक्विडिटी फिलहाल बाजार में बनती हुई दिख रही है, धीरे धीरे क्या वो लिक्विडिटी कम करने की कोशिश होती हुई दिखेगी और इसी के चलते यील्ड्स को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो ये 2 अहम बातें होंगी जिस पर आरबीआई में फोकस होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके साथ ही हमने जब ये पूछा कि क्या इस बार कोई बदलाव होते हुए दिखेंगे दरों में, तो सारी जानकारी यही मान के चल रहे कि स्टेटस क्यू पॉलिसी आती हुई दिखेगी। अकोमोडेटिव स्टैंस भी अब तक जारी रहने की ही उम्मीद लगाई जा रही है। आने वाली कई पॉलिसीज तक हम यही मान के चल रहे कि जो अकोमोडेटिव स्टैंस है वो यहाँ पे जारी रहेगा। इसके साथ ही जो सीपीआई एस्टिमेट्स है क्या वो FY22 के लिए बदलते हुए दिखेंगे, उसमें कोई रिविजन्स होते हुए दिखेंगे। तो ज़्यादातर जानकारों का यही मानना है कि इस पॉलिसी में सीपीआई इन्फ्लेशन के दर पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा और ज़्यादातर जानकारी मान के चल रहे हैं कि 5.1% जो फिलहाल है वहाँ से बढ़ाकर 5.2, 5.5% के बीच में यहाँ पे जो रिवाइज रेट्स है वो आते हुए दिख सकते हैं पूरे FY22 के लिए। और जो सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन है वो हल्का सा ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आरबीआई क्या जीडीपी के एस्टिमेट्स को रिवाइज करते हुए दिखेगी, तो ज़्यादातर जानकार मान के चल रहे कि कोई बदलाव नहीं होगा। करीब 25% जानकार ये मान के चल रहे थे कि जीडीपी के जो एस्टिमेट्स हैं उसको रिवाइज किया जा सकता है। स्लाइटली यहाँ पे कम एस्टिमेट्स आते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही जब हमने लिक्विडिटी इंडिकेशंस पे पूछा कि कब तक नॉर्मलाइज होने की बातचीत होती हुई दिख रही है,
क्या उम्मीद बनती हुई दिख रही है। ज़्यादातर जानकार यही मान के चल रहे हैं कि इस पॉलिसी में कोई इंडिकेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी काफ़ी है बाजार में। लेकिन अब धीरे धीरे क्या ओएमओ परचेसेस जो G-Secs हैं वो कम होते हुए दिखेंगे, कब तक हो सकते हैं, तो यही जानकार मान के चल रहे हैं कि दिसंबर के बाद हम मान सकते हैं कि जो लिक्विडिटी है, एक्सेस लिक्विडिटी, वो बाजार से खींची जा सकती है। वैसे कोई इंडिकेशन फिलहाल इस पॉलिसी में आने के कोई संकेत आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो कमेंट्री होगी ये सबसे ज़्यादा अहम होगी। तो इन्फ्लेशन और जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो अहम होगी, लेकिन इस बार दरों में कोई बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे। मानसी, बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया जानकारों का मत हमें क्रेडिट पॉलिसी पर बताने के लिए, और क्रेडिट पॉलिसी पर बड़ी कवरेज के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स, और साथ ही अब कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, शुरुआत नतीजों के साथ। गुड मॉर्निंग मानसी। तो नतीजों में सबसे पहले तो टाइटन, इस कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर थे। रेवेन्यूज़ 3,314 करोड़ पे आया है, हमारा अनुमान 2,860 करोड़ का था। एबिटा देखिए 144 करोड़ पे आया है, हमारा अनुमान 42 करोड़ के आसपास का था। 4.3% में मार्जिन आए और मुनाफा 61 करोड़ पे आया, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि कंपनी नुकसान करेगी। तो हर पैमाने पे कंपनी के जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर है, ये एक अच्छी बात है। HPCL मिक्स टाइप ऑफ नतीजे हैं। GRM और रेवेन्यूज़ जो है अनुमान से थोड़े कम है, लेकिन मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के मार्जिन जो है 4.4% पे आए हैं, या करीब 3-3.25% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। मुनाफा 40% बड़ा गिरा है, लेकिन 1795 करोड़ पे आया है, हमारा अनुमान 1300 करोड़ के आसपास था। GRM लेकिन 3.3% पे आए हैं, जबकि हमारा अनुमान $4.5 से $6 के आसपास था, तो यहाँ थोड़ी कमी है। वहीं अपोलो टायर्स, ये भी मिक्स नंबर्स है। रेवेन्यू जो है 4,584 करोड़ पे आया है, एबिटा जो है 567 करोड़ पे आया है, एबिटा मार्जिन 12.4%, मुनाफा जो है 128 करोड़ के आसपास आया है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो अनुमान थे उसके आसपास ही नंबर्स आए हैं। कैश में सोनाटा सॉफ्टवेयर नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ 33% बढ़े हैं, एबिटा 29%, मार्जिन 8.2% से गिर के 8% के आसपास आए हैं। मुनाफा जो है 49 करोड़ से बढ़ के करीब 87 करोड़ के आसपास आया है। सुमितोमो केमिकल्स नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ 20% बढ़े हैं, मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है 18.3% से 19.1%, मुनाफा जो है 33% बढ़ा है। वर्धमान स्पेशलिटी स्टील नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ में मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज देखने मिला है, 68 करोड़ से बढ़ के 330 करोड़, और पिछले साल के 12.8 करोड़ के लॉस के मुकाबले कंपनी ने यहाँ करीब 27-28 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। टाटा कम्युनिकेशंस नतीजे ठीक ठाक है, रेवेन्यू 6.8% गिरे हैं, लेकिन मार्जिन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, 23.7% से बढ़ के 24%, मुनाफा जो है उसमें करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और हिंडाल्को, क्योंकि नोवेलिस के नतीजे आए, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, सेल्स जो है 59% बढ़ी है, जो प्रॉफिट है वो इस कंपनी का $7.9 करोड़ से बढ़ के $24 करोड़ के आसपास आया है। तो इस नतीजों के चलते आपको आज हिंडाल्को पे नज़र रखनी है, क्योंकि नोवेलिस के नतीजे अच्छे हैं। श्योर। और साथ ही वरुण, आज के लिए फिर ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे? देखिए ट्रिगर्स में नतीजे हैं, निफ्टी में आज एक सिप्ला है जो अपने नतीजे घोषित करेगी, लेकिन एफएनओ में लिस्ट बड़ी है। एस्कॉर्ट्स, गेल, गुजरात गैस, REC, टाटा केमिकल्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सभी के सभी अपने नतीजे घोषित करने वाली है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। धनसेरिटी 1:2 के बोनस शेयर की आज एक्स डेट है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। IPO का अपडेट ले लीजिए, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन है। एक्सारो टाइल्स IPO पहले दिन 4.67 टाइम्स भरा, विंडलास बायोटेक 3.17 टाइम्स भरा, देवयानी इंटरनेशनल 2.69 टाइम्स भरा, और कृष्णा डायग्नोस्टिक 1.98 टाइम्स भरा, यानी कि पहले ही दिन चारों के चारों IPO जो है वो पूरा भर चुके हैं। SBI लाइफ आज ब्लॉक डील में कालाइल जो है 1.9% हिस्सेदारी बेचने वाला है, 1130 से 1136.85 का भाव रखा गया है, जिसपे ब्लॉक डील हो सकती है, करीब 2150 करोड़ के आसपास जुटाने वाले हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। कल नतीजों के बाद स्टॉक में थोड़ा दबाव देखने मिला था, लेकिन बोर्ड ने कंपनी के नॉन कोर एसेट्स को डीमर्ज करने की अनुमति दे दी है। सारे ज़रूर अप्रूवल के बाद ये डीमर्जर किया जाएगा, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट इस कंपनी का करना था उसके तरफ एक बड़ा कदम है, इसके लिए आज यहाँ नज़र रखिएगा। और वोडाफोन आइडिया, लगातार स्टॉक की पिटाई हो रही है, आज भी एक्शन में रहेगा, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। हिमांशु कंपानिया जो है वो अब इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे, और सुशील अग्रवाल जो है वो एडिशनल डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किए गए हैं। तो इस खबर का इम्पैक्ट आज फिर से आपको वोडाफोन आइडिया पे देखने मिलेगा।
ऑलराइट वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति जो सुझाई है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। पावर ग्रिड के अंदर 175 की कॉल आप ले सकते हैं ₹3.60 पे, ₹2.5 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा ₹4.90 का टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील दूसरा ₹750 की कॉल ₹27.40 पे ले, स्टॉप लॉस रखे ₹19 का, टारगेट रहेगा ₹39। चलिए तो दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की कॉल पावर ग्रिड और जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपके लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग की राय बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की है, खरीदारी करके चलते हैं तो 87 के टारगेट्स को मानकर चले, 81 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी की राय विनती ऑर्गेनिक्स पर है, खरीदारी कीजिएगा 2030 के टारगेट्स के लिए 1910 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो सेंट्रम ब्रोकिंग एचडीएफसी बैंक और पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक 1520 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं, 1440 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड में 2610 के टारगेट्स के लिए खरीदारी का मन बनाए, 2520 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए मार्केट्स पर आपका नजरिया और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके जो है वो बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल बाजार में जो तेजी की टोन है वो आज के दिन भी कंटिन्यू रहेगी। ड्यूरिंग द डे कोई भी डिप्स मिलते हैं तो मुझे लगता है वो खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एफआईज की तरफ से 2 दिनों से बड़े अच्छी खरीदारी के जो फिगर्स आए हैं वो काफी हद तक यहाँ पर कॉन्फिडेंस और बूस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए 16,200 के आसपास एक अच्छी एंट्री का लेवल है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 16,350 16,380 की अपसाइड रेंज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 16,140 16,150 का स्टॉप लॉस इस तेजी की पोजीशन के लिए लगाया जा सकता है। वहीं पर निफ्टी बैंक में हमने देखा कि बड़ी तेजी पिछले 2 दिनों में देखने को मिली, जो कि मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो 35,850 के आसपास का कोई डिप खरीदारी करके चला जा सकता है। 35,650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड में 36,200 36,300 तक की अपसाइड मुझे लगता है कि आज के सेशन में आते हुए देखने को मिल सकती है। और आने वाले हफ्ते में मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी बैंक 37,000 तक के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगी। सेक्टर स्पेसिफिक मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, इन सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी होते हुए नजर आ सकती है। और स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि बंधन बैंक में काफी गिरावट के बाद कल के सेशन में लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया, और 300 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस फॉर्मेशन वहां पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक में यहाँ पर एक रिबाउंड के लिए प्ले किया जा सकता है 315 रुपए तक के टारगेट के लिए, और 295 रुपए का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जी मान ऑलराइट, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। हिमांशु जी शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। हमारे साथ अब आईएफएल सिक्योरिटीज के डीवीपी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनुज जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक तो हम देख रहे हैं लगातार गोल्ड और साथ ही एनर्जी पैक पर जो करंट यूएस और साथ ही विदेशी बाजार में इम्पैक्ट दिख रहा है उसका असर आता हुआ देखने को मिल रहा है। कोरोना के आंकड़े भी अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में भंडार बढ़ने से भी कच्चे तेल में लगातार गिरावट हम देख रहे हैं। गोल्ड और क्रूड दोनों पर आपका नजरिया। मानसी जी गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर में कल हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि गोल्ड का जो ट्रेंड है $1,800 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है, तो भी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। गोल्ड में हमारी सलाह है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 47,700 में, स्टॉप लॉस 47,500 का रहेगा, टारगेट करीबन 48,200 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगेन $1,830-1,840 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जहाँ तक क्रूड की बात है, क्रूड में कल हमने इन्वेंट्री बढ़ती हुई देखी है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, और हम देखें तो WTI $68 के आसपास और ब्रेंट $70 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो एक सेलिंग जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है, और जो ट्रेंड हम कंटिन्यूस एक पॉजिटिव देख रहे थे वो थोड़ा सा नेगेटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्रूड के अंदर हमारी बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 5110 में बिकवाली करके चले। हमें लगता है 5210 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 5,000 तक देखने को मिल सकता है। और एक्सपेक्टेड है WTI $65 और ब्रेंट में $68 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखी जा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ओके अनुज, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन के लिए। तो गोल्ड में कीजिए खरीदारी, क्रूड में बिकवाली की राय एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। अब वक्त है FIR का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन समझने का।
आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे आप? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ढेर सारी नतीजों के ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। टाइटन नतीजे अनुमान से बेहतर लेकिन वैल्यूएशन महंगे, इसके लिए सिलेसी ने बिकवाली करा दी है, 1380 का लक्ष्य दिया। गोल्डमैन सैक्स भी स्टॉक पर पेरिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी देखिए 896 का लक्ष्य दिया, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है। लेकिन नतीजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काफी बेहतर थे। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए दी है 728 रुपए के लक्ष्य के लिए, मॉर्गन स्टैनली 600 का लक्ष्य दे रहे हैं, सिलेसी 650 का। हिंडाल्को ऊपर भी नजर रखेंगे, यहाँ पर देखिए नोवेलिस के नतीजे आए, अच्छे नतीजे, 500 रुपए का लक्ष्य दिया है, सीएलएसए ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। एचपीसीएल पर देखिए मिलीजुली राय आती हुई दिखी है, जहां पर दोनों ही ब्रोकरेज हाउस सिटी और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। एचपीसीएल पर गोल्डमैन सैक्स ने 425 का लक्ष्य दिया है, 335 का लक्ष्य दिया सिटी ने। गोदरेज कंज्यूमर्स और टाटा स्टील पर भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफी अच्छी रिपोर्ट्स आते हुए दिखे हैं। इन ऑल जो है ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं नतीजों पर। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। दिन के दौरान इन रिपोर्ट्स में कहाँ एक्शन है ये हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।